मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा रहेगा यहाँ पर ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। यहाँ पर आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। जो भी परीक्षाएं आपकी हो चुकी हैं उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि आपके जो प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर के, ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपको आगे भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला की, तो ये चैप्टर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर देखना है। और अगर आप लोग किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी आता है, तो ये वीडियो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको वर्णमाला का जो भी प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे, सभी को अगर आप लोग यहाँ से देख लेंगे तो एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप वीडियो को थोड़ा देखें और यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे कि मैं आपको क्यों बता रहा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना देरी किए हुए। सबसे पहले आप लोग देखेंगे, पहला प्रश्न हमारा आपके सामने आ चुका है। आप यहाँ से अंदाज़ा ला सकते हैं, ठीक है, कि ये प्रश्न आपका कितनी बार आया हुआ है। पहला प्रश्न आपका क्या है, पढ़िएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। प्रश्न आपने सभी ने देख लिया है। वर्ण, उच्चारण, पद, शब्द। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। अगर आपको ना पता हो तो आप लोग याद करिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाई कोर्ट ARO में आया हुआ है, वीडियो और एग्जाम में आया हुआ है, UPSI में, UPP में, छत्तीसगढ़ PCS में, कनिष्ठ सहायक में। तो देखिएगा, आप समझ सकते हैं यहाँ पर है कि ये प्रश्न आपका कई बार आया है, इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपको ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अगर ना पता हो तो आप लोग याद करते जाइएगा। अब यहाँ पर आप दोगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो भाग होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होते हैं, जिसमें से स्वर कितने होते हैं, 11, और व्यंजन की संख्या 41। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखेंगे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। शब्द, वर्ण, अर्थ या मात्रा। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, शब्द को। अब आप लोग इसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर है, ये भी 3 एग्ज़ाम में आ चुका है। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जितने भी आपको यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं सभी प्रीवियस ईयर के हैं, और प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आने वाला एग्ज़ाम आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का है खासकर, ठीक है। तो अगर आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा, और इसके अलावा में आपको और भी वीडियो मिलेंगी। वीडियो थोड़ा आपका लंबा होने वाला है, लेकिन आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से यहाँ पर देखना है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहलाती है। अब इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। अब यहाँ पर एक बात और है, ये लिखा उच्चारण की दृष्टि से अगर हम देखें तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होगी, ध्वनि। देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द, और उच्चारण के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, ध्वनि। आगे लिखा है कि ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, और लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो या जरूरी नहीं है, जैसे ये इन्होंने समझाया है, ठीक है। इस प्रकार से फिलहाल आप लोग ये बात समझ गए हैं कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहलाती है और उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि हो जाएगी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, भाषा की मूल इकाई क्या होती है, अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला। यहाँ पर आपका हो जाएगा ध्वनि। भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा और इसको अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। वाक्य से छोटी क्या होती है, उपवाक्य। उपवाक्य से छोटा क्या होता है, पदबंध। पदबंध से छोटा होता है पद, जिसे हम लोग शब्द कहते हैं। और शब्द, पद से छोटी होती है अक्षर, और अक्षर से छोटी होती है ध्वनि।
तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे छोटी इकाई, तो आप बताएंगे ध्वनि। अब अगर आपसे कहा जाए ध्वनि से बड़ा क्या होता है, तो ध्वनि के बाद आता है अक्षर, अक्षर से बड़ा क्या होता है शब्द या पद, पद के बाद आता है पदबंध, पदबंध के बाद उपवाक्य, उपवाक्य के बाद आता है वाक्य। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोग आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर आपका है 4, ठीक है। पढ़िएगा, वर्णों के कितने भेद होते हैं, 10, 7, 2 या 8। पढ़ चुके आप लोग हैं कि इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। देखिएगा 2 होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। जो चीज़ आपको याद ना हो उसे आप लोग साथ में याद करते जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर, अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण मतलब लिपियाँ हैं। तो कुल वर्ण की बात की गई यहाँ पर है, वर्ण तो सभी को पता होने चाहिए, हिंदी में कितने होते हैं 52 होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या कितनी होती है 52 होती है, जिसमें से स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11, बाकी व्यंजन बचे हुए हैं। व्यंजन में आप लोग देखिए का वर्ग में क्या आता है, का वर्ग में का खा गा घा आता है, ठीक है। और का वर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठस्थ होता है, इसको भी आप लोग याद करेंगे, ठीक है। का वर्ग जो आपका पूरा आता है उसमें 5 अक्षर आते हैं, और का जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, तो कंठस्थ लिखा हुआ है। चा वर्ग जो होता है ये होता है तालव्य, तो इसमें चा छा जा झा यहाँ, ठीक है, तो ये तालव्य हो गया। फिर उसके बाद में टा वर्ग आता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन। देखिए ये सभी जिनके भी उच्चारण स्थान हैं ये सभी आपको याद करने हैं, अगर आपको याद ना हो तो आप लोग याद कर लीजिएगा, अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि का वर्ग में कौन से अक्षर आते हैं और का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऐसे आपसे प्रश्न क्या आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टा लिखा है तो प्रश्न पेपर में आएगा कि अक्षर टा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बता देंगे कि ये मूर्धन्य है, ठीक है। ऐसे ही देखिए आपको ता वर्ग दिखाए, ता का क्या है, दंत्य है, और पा वर्ग का क्या है, ओष्ठ। तो ये पांचों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आगे हम लोग समझेंगे, यहाँ पर लिखा है अंतस्थ, अंतस्थ में 4 व्यंजन आते हैं, कौन कौन से, या रा ला वा, कौन कौन से, या रा ला वा, याद करेंगे आप लोग, या रा ला वा, ये क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। इसके बाद में होते हैं ऊष्म, ऊष्म में आपके तीनों सा होते हैं, शा शा सा हा, ठीक, क्या क्या होता है, शा शा सा हा, तो कितने होते हैं, 4 ऊष्म हो गए। ऊष्म का मतलब हम जब इसे बोलेंगे तो हमारे मुंह से ऊष्मा निकलेगी, वाष्प टाइप की निकलेगी, ठीक है। देखिए संयुक्त के बारे में बात करें तो क्या होता है, छा त्रा ज्ञा स्रा, ये 4 अक्षर होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, मतलब 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं। अयोगवाह कौन सा होता है, अंग और आह, ये 2 होते हैं अयोगवाह। द्विगुण की बात करेंगे तो अड़ा और अढ़ा, जैसे पढ़ाई, और ये वाला कपड़ा, तो ये वाला अड़ा है, और ये वाला पढ़ाई, तो ये वाला अढ़ा है, ठीक है। तो ये 2 हो गए द्विगुण, टोटल आपके हो गए 52 अक्षर। मैंने आपको पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए, और आपको समझ में आ भी गया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग आगे समझेंगे, ठीक है। हमारे पास ढेर सारे प्रश्न हैं, ठीक है, 200-250 के करीब प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको पहले से चैप्टर पता है तो आप और अच्छी तरीके से इसे यहाँ पर समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा अगला प्रश्न क्या आ गया, यहाँ पर है लिखा है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला, तो इसे कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। क्रमबद्ध पूछा गया तो आप क्या बताएंगे, वर्णमाला। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं वर्ण। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। आगे देखिएगा, अब हमारा यहाँ पर अगला शुरू हो रहा है नंबर 2, स्वर वर्ण परिभाषा भेद संख्या, मतलब अब हम लोग स्वर के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कौन सा स्वर नहीं है, तो ये तो आपको बता देना, आप बता देंगे, ठीक है, कि बा नहीं है, बाकी सब आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा ये यही बताया गया आपको है, ठीक है। यहाँ पर आप चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर समझेंगे। अगला हमारे लिए आ चुका यहाँ पर है प्रश्न आपका, यहाँ पर है कि इनमें से ऋर क्या है, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि ये स्वर है। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, और आप लोग ये भी देखते जाएगा कि देखिए प्रश्न कई बार आए हुए हैं, ठीक है, मैं आपको इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ
ताकि आपको ये ना लगे कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आए हैं और कई बार आएंगे भी, ये भी आपको समझ लेना है। यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं कि हिंदी में टोटल आपके स्वर कितने होते हैं, आपको पता है 11 होते हैं, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। अब आपको इनमें से ये समझना है कि इनमें से मूल स्वर कौन से होते हैं। तो छोटा आ, ई, उ और इर, ये होते हैं मूल स्वर। संयुक्त की बात करेंगे तो ए ओ औ, ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। जैसे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ऐसे ही संयुक्त स्वर भी होते हैं 4। अब ह्रस्व और दीर्घ की बात करें, ह्रस्व में कितने आ जाएंगे, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि ऋषि, ये 4 आ जाएंगे। और दीर्घ की बात करेंगे तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये इतने आपके शब्द यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 आपका आ चुका है। इनमें से किस शब्द में ऋर की मात्रा का उपयोग हुआ है। देखिएगा आपको पता है कि ऋर होता है आपका, इस तरीके से मात्रा इसकी होती है, तो आपका हो जाएगा वृष्टि, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बताया है, जैसे ये कृतज्ञ लिखा हुआ है, कृष्ण है, इनमें सभी में ऋषि ऋषि आपका आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है ये कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे आप सभी को पता होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग स्वर, क्योंकि स्वर से मिलकर मतलब व्यंजन बन सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्वर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आप सभी को ये पता है यहाँ पर कि स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, बाकी वही आपका लिखा हुआ है। स्वरों की संख्या फिर से आपसे पूछा गया है, तो आप कितनी बताएंगे, आप बताएंगे स्वरों की संख्या होती है 11, ठीक है, 11 स्वर होते हैं। और यहाँ पर आप समझेंगे कि जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ई, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं, ये स्वतंत्र उच्चारण का होता है। टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 11 होते हैं, आप सभी को ये बात भी पता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 12, इसमें कहा गया है स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक है। मतलब स्वरों का उच्चारण आपके, इसके बाद आपसे कहा गया है कि क्या होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या बिना किसी की सहायता से होता है। तो आप सभी को पता है कि ये स्वर जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब हुआ इन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। यही आपको यहाँ पर बता भी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर किसका भेद है, संधि, समास, वर्ण या लिंग। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वर जो होता है ये वर्ण का भेद होता है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर जो होता है वो बिना अवरोध के स्वतंत्र होता है और व्यंजन जो होता है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा आ चुका है अगला प्रश्न, मात्रा के आधार पर स्वर की यहाँ पर बात की गई है। तो चलिए समझ लेते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर, यहाँ पर आप लोग समझिएगा। एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर है, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 भेद, देखिए, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। 3 स्वर हो गए, ठीक है। आगे देखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे ये 4 आपके होते हैं, आ, ई, उ, ऋ, ये कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं इन्हें। दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों में उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, इन्हें द्विमात्रिक भी कहते हैं। अब कौन से आ जाएंगे, 4 वहाँ पर निकल गए, यहाँ पर आप देख लीजिएगा 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7 यहाँ पर हो गए, क्योंकि 4 और 7 कितने होते हैं, 11, टोटल 11 स्वर होते हैं। तो 4 वहाँ पर हो गए, तो बचे हुए आपके दीर्घ आ जाएंगे। इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसे कहीं पर लिखा आ गया कि बड़ी ई ये कैसा स्वर है, अब वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपका ह्रस्व या दीर्घ, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये दीर्घ स्वर है। इस तरीके से यहाँ पर आपका आ गया है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय होता है उसे कहते हैं प्लुत।
तीन मात्रा का मतलब जैसे किसी चीज़ को लंबा खींच के हम लोग पढ़ दें। जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, लिखा है 3 लिखा है जैसे, अब 3 को हम थोड़ा तेज़ पढ़ें, मतलब पढ़ें 3, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा लंबा पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3 मात्राएं आ जाएंगी, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका प्लुत स्वर। लिखा है क्या, लिखा है कि हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग संस्कृत व्याकरण में होता है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। अब अगला प्रश्न हमारा जो आपका लिखा हुआ यहाँ पर है, इसको भी समझ लेते हैं। क्या है कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं। अभी आपने पढ़ा ये स्वर के 3 प्रकार होते हैं, हम आपको बता चुके हैं। ह्रस्व में आपका छोटा, बड़े, छोटा, छोटी, छोटा और इसे ऋषि आएगा, बाकी बचे हुए आपके दीर्घ हो जाएंगे। यहाँ पर आपको वही बता दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लिखा है किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। दीर्घ की बात की गई, तो देखिएगा ई, ए, ऐ, ओ, औ, तो आपका पहले वाले में ही है, ठीक है। तो ऐसे पहचानने को भी आ जाता है आपका, यहाँ पर ये बता दिया गया यहाँ पर है। अगला प्रश्न आपका जो है, इसमें क्या कहा गया है कि हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। अभी आप पढ़ चुके हैं 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री से ऋषि, 4 ये हो गए आपके यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा आप लोग आगे, यहाँ पर वही आपको बताया गया है, ह्रस्व के बारे में बताया गया 4 होते हैं। देखिए अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। आप बस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, आपको सब याद हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं। 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, और दीर्घ वाले को आप लोग और क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं गुरु स्वर कहते हैं उन्हें, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे वही बात आपको यहाँ पर बताई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीधे हम देखिए, टाइम की बर्बादी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको देखना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप हिंदी अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको कई वीडियो अभी आपको मिलने वाले हैं। दीर्घ की बात की गई तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कौन सा दीर्घ स्वर है, ये लिखा हुआ है ना। तो देखिएगा यहाँ पर दीर्घ में तो आपका बड़ा आ जाएगा, ये ए आ जाएगा और ये ओ, ये भी आ जाएगा, क्योंकि ह्रस्व स्वर में खाली आता है। यहाँ पर हो सकता है मिसप्रिंट थोड़ा बहुत हो गया हो, क्योंकि यहाँ लिखा है कौन सा दीर्घ स्वर है, और दीर्घ की बात करेंगे तो यहाँ पर तीनों आ जाएंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसका एक्सप्लेन देखिए क्या इन्होंने क्या है। इन्होंने इसमें एक्सप्लेन समझाया है कि बड़ा आ जो है वो दीर्घ स्वर है, क्योंकि मूल दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ होते हैं। छोटा ऊ जो आपका है वो ह्रस्व स्वर है, और इन्होंने कहा जो ए है और ओ है ये आपके आ जाएंगे संयुक्त स्वर के अंदर। वैसे देखिएगा एक बात मैं आपको बताऊं कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपका आपने पढ़ा है अभी कि ये सभी आ जाते हैं, बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये भी आ जाते हैं। लेकिन इनके हिसाब से ये जो यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार प्रश्न आ भी चुका है, तो ये बता रहे हैं कि जो आपका बड़ा आ है ये तो आपका आ जाएगा दीर्घ स्वर में, लेकिन जो आपके बाकी ये वाले जो हैं ए और ओ, ये आपके संयुक्त स्वर में आ जाएंगे। इनके कहने का मतलब ये है। फिलहाल ये भी गलत नहीं बता रहे, ठीक है। तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि संयुक्त स्वर भी हैं, बात भी सही है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद करनी है, ये जो आपका ए से एड़ी होता है ये किससे मिलकर बनता है। छोटा आ में ई अगर मिलाएंगे तो ए बन जाएगा, और अगर छोटा आ में ओ मिलाएंगे तो हमारा ओ बन जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो ये बड़ा हुआ ये नहीं है, बाकी ए, ऐ, ओ और औ ये 4 होते हैं आपके संयुक्त स्वर। यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये ठीक है बताया गया आपको है। यहाँ पर लिखा है हिंदी में 11 स्वर होते हैं। देखिए ह्रस्व में कौन से आएंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर में आएंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और देखिए एक बात और आप लोग देखिए, ये जो आपके लिखे हैं नीचे ये भी आपके दीर्घ स्वर होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस किया है। मतलब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर दीर्घ में आ जाए तो आप बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ लगाएं, लेकिन अगर संयुक्त स्वर की बात की जाए तो आप लोग ए, ऐ, ओ, औ ये चारों को आप लोग लिखें, ठीक है। संयुक्त में आप लोग करें तो आपका बेहतर होगा।
कोई दिक्कत नहीं आपको। ये देखिए, अगर हम छोटे आ में अगर हम ई जोड़ें तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ए बन जाता है। और अगर हम लोग क्या करें, छोटे आ में अगर हम लोग ए जोड़ें तो हमारा बन जाएगा ए। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाता है। ये देखिए, याद करते जाएगा आप लोग, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में इसलिए बता रहा हूँ 2-3 बार, ताकि आपको याद हो जाए। तो दीर्घ और संयुक्त में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जितने भी दीर्घ संयुक्त होते हैं ये सभी दीर्घ में आते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। आपको पता है प्लुत स्वर होता है ये, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ये लिखा है ओम, तो इस ओम को कैसे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं ओम। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा आ चुका है 22 नंबर। ठीक है, प्लुत स्वर कौन सा है, तो प्लुत की बात यहाँ पर की गई है। बताइएगा कौन सा आपका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ओम। ठीक है, ये हो जाएगा। ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है, बाकी सभी अशुद्ध आपके लिखे हुए हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये लिखा हुआ है कि ये प्लस स्वर है, शेष वर्तनी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है बाकी सभी। आगे देखिएगा इसके बाद में, अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका प्रश्न है ये देखिएगा, संधि संयोग के आधार पर स्वर निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है संयुक्त स्वर किसे माना गया है, बड़ा आ, बड़ा ओ, बड़ी ई या ए। तो हम बताएंगे ए किससे मिलकर बनाता है, छोटा आ प्लस ए। ठीक है, इससे मिलकर बनता है ए, और ये संयुक्त स्वर है क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बनता है। आगे देखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके कई एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाया गया है कि ए को संयुक्त स्वर माना जाता है, और संयुक्त स्वर में ए ओ और औ आते हैं। अब इनका देखिएगा कैसे, ये इनका विच्छेद कैसे होता है। जैसे अगर हम छोटा आ में छोटी ई मिलाएंगे तो ए बनेगा, और छोटा आ में अगर ए मिलाएंगे तो ए बन जाएगा। इसी तरीके से छोटा आ प्लस ओ तो ओ, और छोटा आ में ओ मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा। तो ये चारों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपको चारों को आपको ध्यान रखना है। और ये लिखा है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, ऋषि ऋषि, इनको मूल स्वर माना जाता है, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम लोग स्वरों के बारे में बात करते हैं। आपको पता है हिंदी में टोटल मतलब वर्णमाला के बारे में टोटल 52 अक्षर हैं, तो इन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी यहाँ पर है। आगे देखिएगा, ये क्या है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यही प्रश्न आपका लिखा हुआ है ना। ठीक है, देखिएगा जैसे उन्होंने बताया कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और ओ, तो ये नहीं है मूल दीर्घ स्वर। बाकी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ ये आ जाएंगे। अब अगर आप सोच रहे होंगे ये किस में आएगा, तो इनके हिसाब से यहाँ पर आ रहा है संयुक्त स्वर के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये आपके ऊपर लिखे हुए ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं संयुक्त स्वर। आगे देखिएगा यहाँ पर समझिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओ जो होता है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है, यह संयुक्त स्वर होता है। हिंदी में स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, ह्रस्व के अंतर्गत आपके 4 आते हैं। कौन कौन से, छोटा, छोटी, छोटा ओ, ऋषि ऋषि। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपके देखिएगा यहाँ पर बताया बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ओ, ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं। बात समझ गए आप लोग। वैसे दीर्घ स्वर तो आपके बाकी सभी होते हैं, लेकिन अगर हम मूल की बात करेंगे, ठीक है, तो मूल में आपके यही आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, और बस 3 ही आपके होते हैं। अब संयुक्त की बात करेंगे तो 4 होते हैं, आपको पता है, ये छोटा आ प्लस ए से मिलके ए ओ औ। आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर, और देखिए आप लोग कई बार इनको लगातार पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपको आपके दिमाग में बिल्कुल पैक हो जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। यहाँ लिखा है मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर। अब मुख के खुलने के आधार पर स्वर के बारे में बात करेंगे। 25 नंबर में लिखा है इनमें से संवृत स्वर कौन सा है। संवृत की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा बड़ी ई। बड़ी ई जो आपका हो जाएगा वो कैसा होगा, संवृत हो जाएगा। चलिए समझ लेते हैं संवृत क्या होता है। संवृत स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जीवा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और ताल उससे समीप रखा जाता है। मतलब जीभ जो आपकी होती है वो आपके तालू के समीप पहुंच जाती है, ई
आप पढ़ के देखेंगे, कह के देखिएगा तो किस तरीके से आपका ये होता है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है विवृत में क्या होता है, तो विवृत के अंतर्गत आप लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा यहाँ पढ़ने के लिए कि विवृत स्वर या निम्न स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जीवा को मुख में जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। जैसे आ, तो बड़ा आ है, मतलब पूरा मुंह खुल जाएगा बड़े आ में। विवृत का मतलब ये आप समझिएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर है। आगे है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जीभ के आधार पर बात की गई यहाँ पर है। देखिए जीभ के 3 पार्ट के लिए आते हैं, इस तरीके से आपकी जीभ होती है, ठीक है। इसका अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ये जीभ के 3 भाग होते हैं, अग्र होता है, मध्य होता है, पश्च होता है। लेकिन आपका विवृत जो होता है ये मुँह खुलने के आधार पर होता है, तो डी वाला आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा, इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि विवृत स्वर जीभ के भाग के आधार पर हिंदू स्वरों के अंतर्गत नहीं आता है। विवृत जो आपका होता है वो मुंह खुलने के आधार पर होता है। जीवा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं जीभ के आधार पर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यहाँ पर बताया गया है कि विवृत जो होता है स्वर, ये क्या होते हैं, वे होते हैं जो उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे बड़ा आ, बड़ा आप कहेंगे तो आपका मुंह पूरा खुल जाएगा आ, ठीक है, इस तरीके से, तो वो आज आपका हो जाएगा विवृत। और लिखा है यहाँ पर कि मुख खुलने के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के, ये भी आपको ध्यान रखना है। विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत, संवृत। मतलब विवृत का मतलब पूरा मुंह खुल जाए, अर्धविवृत का मतलब होता है आधा मुंह खुले। आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया आपसे कि अर्धविवृत कौन सा है, 27 नंबर में प्रश्न आपका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अय। दिए गए विकल्प में से अय जो होता है वो क्या होता है, अर्धविवृत आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा विवृत क्या होता है, जिसमें मुख द्वार पूरा खुलता है, मुंह पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ हो जाएगा, इतना तो आप बता देंगे, बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है, विवृत में। अर्धविवृत में क्या आएगा, जिन स्वरों में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे आ, अय, औ, औ, ये 4 आपके इसमें आ जाएंगे। अर्धसंवृत में क्या होता है, जिन स्वरों में उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, इसमें आधा खुलता है, इसमें आधा बंद रहता है, जैसे ए ओ, तो इसे आप लोग अर्ध वाले में आ सकते हैं आप लोग ओए, नहीं कहते ओए कहाँ जा रहा है, तो ओए आप कहेंगे ओए, तो ओ ए, ये आपका आ जाएगा अर्ध समृत में। और जो समृत आपका होता है इसके लिए आप लोग याद रखेंगे सुई, क्या याद करेंगे, सुई। तो कैसे, जैसे समृत है, समृत सा से मतलब सुई है, सुई से सा से समृत हो गया। अब ऊ हो गया तो ऊ से ऊ और ई से ई। तो अगर आप लोग सुई को याद करेंगे तो सुई से आपको पता लग जाएगा कि समृत के अंतर्गत आपके छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी बड़ी आएगी। अगर अर्धविवृत को आप देखेंगे तो इसके यहाँ पर कहेंगे ओए, तो ओ और ए आ जाएगा। अब विवृत की बात करेंगे तो मुँह पूरा खुल जाएगा, बड़ा, और बाकी बचे हुए वो आपके आ जाएंगे अर्धविवृत में। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको तरीका बताया, उससे आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के बारे में यहाँ पर बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं। मूर्धन्य व्यंजन की यहाँ पर बात की गई, पा, फा, डा, ढा, इस तरीके से। तो मूर्धन्य के बारे में आपको पढ़ चुके आप लोग हैं, ठीक है। जो आपका टा वर्ग होता है वो होता है आपका मूर्धन्य में, टा वर्ग, जिसमें आपके आते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा मूर्धन्य में। यहाँ पर आपको समझाया गया है कि जो मूर्धन्य आपके होते हैं वो आपके 5 होते हैं, ठीक है। ये मूर्धन्य है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, और ये आपका शा वाला जो है ये भी आपका मूर्धन्य में आता है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो का वर्ग में आपको पता है कंठ है, का वाला, तो का के लिए क्या है, कंठ, आप सभी को याद होना चाहिए। अगला यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये आपको समझाया गया है, ठीक है, कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों से बोले जाते हैं। जैसे कंठ से क्या बोला जाएगा, का, खा, गा, घा, ड़ा, तालु से चा, छा, जा, जा, या, मूर्धन्य से मूर्धा तो टा, ठा, डा, डा, ठीक है, ये वाले। दंत वाले से ता, था, दा, धा, ना, ओष्ठ से पा वाले, ठीक है। तो ये सभी आपके 5 वर्ग हो गए। अंतस्थ में यारा लावा, यारा लावा कैसे याद करेंगे, यारा लावा। और उसमें शा, ये होता है शा, दूसरा वाला होता है शा, और तीसरा होता है सा और हा।
तो ये 4 होते हैं, ठीक है। शा, शा, सा, हा। और क्या होता है, हिंदी के टीचर आपको ऐसे पढ़ा जाते हैं, वो कहते हैं सपेरा वाला सा, षटकोणा वाला सा और घुंडी वाला शा, ठीक है। इस तरीके से लोग बता जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो आपका शा होता है इसमें से जीभ आपकी थोड़ी ऊपर लगती है आगे, ठीक है, शा। और जो आपका अगला लिखा है वो होता है आपका जीभ और भी अंदर जाएगी, शा, इस तरीके से। और सपेरा वाले में सा, सिंपल से निकलेगा सा। और ये हा, ये सभी ऊष्म व्यंजन होते हैं। यारा लावा, अभी आप पढ़ चुके हैं, ये कैसे हैं, अंतस्थ व्यंजन है यारा लावा। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस आप इससे आराम से कर सकते हैं। ऊष्म के लिए शा, शा, सा, हा। दंत के लिए ता वर्ग आ जाएगा और ला सा आ जाएगा, ला सा, ला सा, ठीक है। दंत में ला और सा दोनों आ जाएंगे। तालव्य की बात करेंगे तो चा वर्ग और या शा। तो ये अक्षर जो आपके अलग से लिखे हैं ना, चा वर्ग तो आता है, साथ में या और शा जो आता है ये भी तालव्य में आता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, मतलब मूर्धन्य होता है। तो मूर्धन्य की बात करेंगे तो हम पढ़ चुके हैं, आपका है टा वाला आपका पूरा वर्ग होता है। इनमें ढूंढिएगा टा वाला कहाँ है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। कोई आपकी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। शाप का आ जाएगा, इसमें रिर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग कह सकते हैं इसे ऋषि, ऋषि लिखते हैं तो ऋषि ऋषि रिर होता है और शासकमा वाला बनता है, तो दोनों आ गए आपके इसमें। और टा वर्ग पूरा आपका आ जाएगा मूर्धन्य में, ऋषि ऋषि वाला इसी में आ जाएगा बस। फिर से आपको दे रखा है, आपको ये इतनी बार इसलिए दे रखा है, देखिए पहली बात तो आपको ये बताया गया है कि ये कई एग्जाम में प्रश्न घुमा घुमा कर आ गए हैं। दूसरी बात ये है कि आपको ये दोबारा मतलब ये लगातार आपको बार बार वही चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं, तो इससे ये है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम का आप पेपर देने वाले हो, ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली हिंदी में। जैसे मूर्धन्य की बात करेंगे तो आपका टा वर्ग आ जाएगा पूरा, तो साथ साथ में ऋषि ये भी आ जाएगा। तालु की बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका चा वर्ग पूरा आएगा, शा भी आ जाएगा, हा भी आ जाएगा। अगर दंत की बात करेंगे तो ता था दा ये तो दंत में आते हैं, साथ में आपका सा आ जाएगा। और कंठ की बात करेंगे तो का खा गा ये तो आते हैं, साथ में आपका छोटा आ जो आपका होता है वो कंठ में आता है, ठीक है। छोटा आ किस में आता है, कंठ में आता है आपका। 32 नंबर में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्या पूछा गया आपसे, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, कंठ, ठीक है। इसमें आप लगा कि कंठ में पता क्या क्या आता है, कंठ में का वर्ग तो आ जाता है, आ और हा, और जो विसर्ग आपकी होती है आहा, ये आपके 4 आते हैं इसमें विसर्ग में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, छोटा बड़ा और हा और आहा, ये 4 आपके आते हैं कंठ में, याद होगा आपको। फिर से देखिएगा, फिर से आपको वही चीज़ रिपीट हो रही हैं। कंठ में क्या आएगा, एक तो का वर्ग आएगा, इसके अलावा में छोटा बड़ा और हा और आहा ये लिखा है, ये सब आपका आता है कंठ में। ओष्ठ में क्या आता है, पा वर्ग। और देखिए आप बोलेंगे ऊ ऊ, तो ऊ करने पर आपका क्या होता है, ये ओंठ जो आपके होते हैं बिल्कुल गोल आते हैं, ऊ ऊ इस तरीके से करते हैं आप, तो ये आपका हो जाएगा, ओंठ से बोलते हैं ना हम लोग ऊ ऊ, तो ये ओष्ठ आपका हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग बोल के भी देख लीजिएगा, समझ जाएंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर चा वर्ग आपका जो है आपका ये तालव्य में आता है। अब इसके बाद में क्या क्या आता है, तो ई और या शा होता है, ये था नहीं, या और शा ये 4 होते हैं, ई या शा, क्या कहेंगे आप लोग तालव्य में, ई या शा, ई या शा, इस तरीके से। अब होता है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब जो आपका जिसमें, जैसे इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो जो आपके एन वाले होते हैं अक्षर वो सभी आपके इसमें आ जाएंगे। जैसे स्पर्शी व्यंजन के पंचम अक्षर, जैसे अंग, 5वां अक्षर जो आपका होता है, अंग की बिंदी वाले अक्षर वो सभी आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अनुनासिक में आपके सभी आ जाएंगे। इसके बाद में आप लोग देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, तालव्य नहीं है। तो देखिए आपका चा वाले आपके तालव्य होते हैं, चा हो गया, अच्छा हो गया, जा हो गया, ये हो गया तालव्य, और का हो गया आपका कंठ। आगे देखिएगा यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दिए गए वर्णों में से का वर्ण कंठ है, जबकि चा छा झा ये तालव्य हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले तालव्य कहलाते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, या शा, ई या शा और चा वर्ग ये आपके होते हैं तालव्य में। अब तो आपको याद हो गए होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, मतलब कंठ और ओष्ठ इन दोनों को मिला के आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो आप क्या बताएंगे, आओ। कैसे, जैसे औ जो होता है ये बनता किससे है, ये बनता है छोटा आ से
और किससे बनता है, ओ से बनता है। देखिएगा, अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो आपका अ होता है ये दो अक्षरों से बनता है, छोटा आ से बनता है और किससे बनता है, अ से बनता है। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें देखनी है। छोटा आ जो आपका होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। और जो आपका होता है ओ, तो जब आप ओ बोलेंगे, ओ आप लोग बोल के देखिएगा तो आप ओष्ठ से बोलेंगे ओ, ठीक है, मतलब ओ। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हो जाएगा आओ, तो इसके लिए कंठोष्ठ आ जाएगा। तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कंठ की ध्वनि आ गई, फिर से वही बात, कंठ में का वर्ग आ जाएगा, आ और हा और आहा, ये चार आते हैं इसमें। इसके अलावा तालव्य में क्या आता है, ई और याशा, ये चारों आते हैं। उच्चा वर्ग तो आपका आ ही जाएगा। मूर्धन्य में टा वर्ग आएगा और ऋषि आएगा, शा आएगा और ऋषि ये भी आएगा, ठीक है। दंत की बात करेंगे, दंत में ता वर्ग आएगा और लासा आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर रा भी लिखा है, रा लासा दंत में। इसके अलावा देखें ओष्ठ में देखिएगा पा वर्ग आएगा आपका, छोटा हो बड़ा हो ये भी आ जाएंगे, छोटा हुआ है बड़ा हुआ है ये भी आ जाएंगे, ठीक है। कंठ तालव्य में देखिएगा ए कैसे आया, थोड़ा इसके चर्चा कर लेते हैं। जैसे ए अगर देखेंगे बनता है छोटा आ प्लस ई से, ठीक है। छोटा आ प्लस छोटे ई से बनता है कौन सा, ए बनता है। अब देखिए छोटा आ का होता है कंठ और छोटी ई का होता है तालव्य, तो कंठ और तालव्य इनको मिलाएंगे आपस में तो आपका हो जाएगा कंठ तालव्य। अब आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे कि ये कैसे हो रहा है। ऐसे यहाँ पर ओ औ इसका मैं आपको बता चुका हूँ, इसका हो जाएगा कंठोष्ठ। तो ये भी आपको दोनों ये भी ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कंठ तालव्य दीर्घ स्वर कौन सा है। तो कंठ तालव्य का मतलब कौन सा यहाँ पर आ जाएगा, 35 वाले में देखिएगा तो आपका हो जाएगा ए। कैसे, ए जो आपका होता है वो छोटा आ और छोटे ए से मिलकर बनता है, ये कंठ ये तालव्य। और ये जो अ होता है ये आ जाएगा कंठोष्ठ। कौन सा हो जाएगा, कंठोष्ठ। आगे देखिएगा, फिर से आपको वही बात बताई गई है कि ए जो होता है वो कंठ तालव्य होता है, ए दोनों जो होते हैं वो कंठ तालव्य होते हैं, ओ जो होते हैं वो दोनों कंठोष्ठ होते हैं। छोटा ओ बड़ा होता है ओष्ठ होता है, आ होता है कंठ और ई होता है तालु और ऋषि होता है मूर्धन्य। यहाँ पर देखिएगा कौन कर्ण वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो ओष्ठ वाला कौन सा नहीं है ये आपको बता देना है। देखिए ये जो आपका होता है ओष्ठ में पा वर्ग आता है, पूरा पा वर्ग आता है। तो पा वर्ग में पा फा बा भा मा ये भी होता है, छोटा हो बड़ा हो ये भी आता है ओष्ठ में, पा फा बा तो बा भी आता है, ये बड़ा आ नहीं आता है, ठीक है। ओष्ठ में ये किस में आता है, बड़ा आ हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस में आता है, कंठ में आता है। आगे देखिएगा ये लिखा है बड़ा आ जो होता है ये कंठ ध्वनि होती है और छोटा हो बड़ा हो ये होती है और पा वर्ग ये होता है ओष्ठ ध्वनियाँ। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, इतनी देर हो चुकी है, लगभग 38 मिनट का वीडियो बन चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि इसमें हमें टाइम कितना लग रहा है, आप यहाँ पर ये देखिएगा कि आपको एक ही बार में सब कुछ बिल्कुल क्लियर होता हुआ जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है, तो कंठ की बात करेंगे तो छोटा आपका कंठ में आ जाएगा। अगर हम छोटी ई और बड़ी ई की बात करें तो ये कौन से हो जाएंगे, छोटी बड़ी ये आ जाएंगे तालु में। कौन से आएंगे, तालु। और छोटा हो किस में आएगा, ओष्ठ में। अब तो आपको याद हो गया होगा ना। यहाँ पर आप देखिएगा ये प्रश्न जो आपके हैं देख लीजिएगा आप लोग। देखिए D++ में आया है, TGT में, और इसके बाद में वीडियो में भी आया हुआ है, ठीक है। तो सभी प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छोटी बड़ी चाचा जाजा यहाँ मतलब चा वर्ग और छोटी बड़ी ये सभी आपके आते हैं तालव्य में। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे वही बात रिपीटेड लगातार हो रही है ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। कंठ में का वर्ग आ जाएगा पूरा और छोटा बड़ा आ जाएगा। मूर्धन्य में क्या आएगा, टा वर्ग पूरा आएगा, साथ साथ में ऋषि आएगा। ओष्ठ में क्या आएगा, पा वर्ग पूरा आएगा, साथ में छोटा बड़ा हुआ आएगा। तालव्य में क्या आएगा, चा वर्ग पूरा आएगा, इसके अलावा ई और या और शा ये भी आपके इसमें आ जाएंगे। इसके बाद में आप लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है प्रश्न आपका कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता हो चुका है कि जीवा के आधार पर आपके स्वर जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अग्र मध्य पश्च। अब वही बात आपको यहाँ पर मिल रही है, कौन कौन से, अग्र मध्य और पश्च। अग्र में कौन कौन से आएंगे, ई
ए ए। आप अपनी जीभ को देखिएगा कहाँ पर आपकी जीभ है जो आप कह रहे हैं। आप कहें ई ए ऐ, तो सब में आपकी जीभ नॉर्मल सी जगह पर बिल्कुल है, बिल्कुल मतलब त्रिकस कह सकते हैं आप लोग कि आपका बाहर से ही आपकी आवाज़ निकल रही है, इसलिए यहाँ पर कहा गया अग्र स्वर। मध्य में आप छोटा आकेंगे आ, तो ये मध्य में आएगा। और पश्चिम में आ उ ओ औ, तो इस तरीके से आप जब देखेंगे, ठीक है, बोल के भी आप लोग देखते रहिएगा तो आपको पता होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ वाला कौन सा है, तो एक तो पा वर्ग आता है और छोटा वो बड़ा हुआ आता है, तो ये आ जाएगा आपका। ये छोटा बड़ा ये कंठ में आएगा, छोटे ही आएगा तालु में, वही आपको यहाँ बता दिया गया। देखिएगा छोटा बड़ा किस में आता है, कंठ में, छोटी बड़ी तालु में, ऋषि ऋषि आपका मूर्धन्य में, साथ में शा भी आएगा। ओष्ठ में क्या आएगा, छोटा हो बड़ा हो, कंठ तालव्य में ए ऐ और कंठोष्ठ में ओ औ। क्लियर। यहाँ पर कहा गया कंठ तालव्य में, तो कंठ तालव्य की बात करेंगे तो ए ऐ आएगा और कंठोस्थ में कौन सा आएगा, ओ औ आ जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर ये बताया गया है कंठ तालव्य में ए ऐ आता है, छोटा ओ बड़ा ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है, रा शा का उच्चारण मूर्धन्य होता है, ऋषि ऋषि रा नहीं, ठीक है, ऋषि ऋषि और शा का होता है मूर्धन्य, ऋषि ऋषि आता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छोटा बड़ा का क्या होता है, कंठ होता है। आगे देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है, तो इसका होता है ऐ का, ठीक है। ऐ किससे बनता है, तो ऐ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐ होता है आ प्लस ए से मिलकर बनता है ऐ। और इसके अलावा में आपको ये सभी अच्छे तो पता ही है, आपको पहले से ही है। आगे देखिएगा इसके बाद में आपका है 43 नंबर, ठीक है, 43 नंबर। यहाँ पर जो आपका प्रश्न लिखा हुआ है ओ औ, ये किस प्रकार के वर्ण हैं, तो एक कंठोष्ठ है। अब यहाँ पर आपका प्रश्न आ चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि अनुनासिकता के आधार पर स्वर की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न नंबर 44। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्र बिंदु। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जिसका ये आपको चिन्ह दे रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा नाक और मुंह, ठीक है। अनुनासिक क्या होता है कि ध्वनि जो होती है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। यहाँ पर आप देखेंगे वही बात आपको यहाँ पर बता दी गई है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। संभावित, संभावना, संभव, संभालना। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है, संभालना। आगे देखिएगा यहाँ पर आपको बताया गया है कि निम्नलिखित में से संभालना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता क्या होती है कि इनके उच्चारण में जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, वो नाक से कम और मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में यह विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्र बिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त किया जाता है, तो संभालना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपका है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो वही आपका है कि मुख के साथ साथ में नाक से भी निकलती है, तो कहते हैं अनुनासिक। अगला देखिएगा यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे ये लिखा हुआ है ठीक है, ई इस तरीके से होता है, और होता है निरनुनासिक। तो इसका मतलब होता है कि जो हवा सिर्फ मुंह से निकले, केवल मुंह से निकलती है, उसे कहते हैं निरनुनासिक, जैसे आ ई, ठीक इस तरीके से। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें कहते हैं निरनुनासिक, ठीक है। क्या कहते हैं,
निरानुनासिक। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम लोग कहते हैं निरानुनासिक। अनुनासिक स्वरों मतलब के उच्चारण में हवा जो होती है मतलब ध्वनि जो होती है वो मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। दोनों बातें आप सभी को अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके अलावा में आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर आप लोग प्रश्न को देखिएगा। 49 नंबर आपका आ चुका है कि ओंठों की आवृत्ति के आधार पर स्वर, ओंठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ई, ठीक है। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसके टाइप, ओंठों की आकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। तो अवृत्तमुखी की बात करेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अवृत्तमुखी। देखिए आ का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो अवृत्तमुखी का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी मतलब गोल नहीं होते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए। तो ये होते हैं आपके अवृत्तमुखी। जो बचे हुए आपके होंगे जैसे ऊ, ओ, तो आप अगर इनको कह के देखेंगे तो आपका मुंह गोल हो जाएगा, तो इन्हें कहते हैं वृत्तमुखी। तो जिनके हिसाब से आपको चलना है कि अगर होंठ जो आपके हैं अगर ये गोल हो जाए बिल्कुल तो आपका हो जाएगा वृत्तमुखी, अगर ये गोल ना हो तो आपका हो जाएगा अवृत्तमुखी। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। 50 नंबर है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। यह आपका हो जाएगा पश्च संवृत्त। कैसा हो जाएगा? पश्च संवृत्त। यहाँ पर देखिएगा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ और ऊ ये होते हैं पश्च संवृत्त स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इन्होंने बता दिया है, जैसे आ, ऊ, ओ, ठीक है, इस तरह होते हैं पश्च स्वर। और संवृत्त उन स्वरों को कहते हैं जिनमें लगभग जो होता है मुख द्वार आपका लगभग बंद होता है, जैसे ई, ऊ।